नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज देहरादून से खास खबर के साथ, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता दें। 9-15 पर पतंजलि आयुर्वेद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। पतंजलि आयुर्वेद और आईएमएफ संयुक्त अभियान दल का फ्लैग ऑफ होगा। 11:45 पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, सीएम धामी के आज के बड़े कार्यक्रम, पतंजलि आयुर्वेद और आईएमएफ संयुक्त अभियान दल का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। 11:45 पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो देहरादून से ये सीएम धामी का पूरा आज का शेड्यूल है, जहां 9:15 से पर पतंजलि आयुर्वेद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इसके बाद पतंजलि आयुर्वेद और आईएमएफ संयुक्त अभियान दल का फ्लैग ऑफ करेंगे। और आज क्योंकि विश्व जो है हिंदी दिवस मना रहा है, इस मौके पर हिंदी दिवस के अवसर पर खास जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें भी शिरकत करेंगे सीएम धामी। उनके कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं और खास ये कार्यक्रम रहने वाला है। और मुख्य अतिथि के तौर पर देखिए सीएम धामी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां पतंजलि आयुर्वेद और आईएमएफ संयुक्त अभियान दल का फ्लैग ऑफ का भी कार्यक्रम सीएम धामी का आज निर्धारित है। 11:45 पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित खास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम धामी। तो उनके खास कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था सीएम धामी के दौरे के दौरान ना आए। सभी तैयारियां मुकम्मल हैं और इस बीच सीएम धामी बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। तो 11:45 पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में भी शामिल होना है सीएम धामी को। आज हिंदी दिवस के अवसर पर वो अपना खास संबोधन देंगे हिंदी भाषा को लेकर, कि किस तरीके से ये भाषा जो है सबसे सरल और मधुर ये भाषा है, इसके बारे में तमाम महत्वपूर्ण बातें सीएम धामी रखते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अचानक दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अस्पताल के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों से बातचीत भी की और चिकित्सकों से मरीजों का हालचाल भी जाना। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी में पहुंचे, उसके बाद उन्होंने वार्डों में जाकर मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मरीजों को वितरित किए जाने वाले खाने की क्वालिटी को चख कर भी देखा है। हॉस्पिटल हमारे यहाँ का प्रमुख हॉस्पिटल है और यहाँ हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत बड़े रीजन को जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम इस हॉस्पिटल से होता है, वहीं हमारे अन्य राज्यों के जो पेशेंट हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इसलिए आज मैंने अचानक यहाँ पर आके देखने का एक प्रयास किया है कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संचालित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सभी मैंने जहाँ डेंगू के वार्ड में कुछ मरीजों को देखा है, सर्जरी वाले में देखा है, इसी प्रकार से यहाँ का आईसीयू है, तमाम जगहों को देखा है। कुछ बाकी व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो थोड़ी कमियाँ हैं उसके भी मैं अभी निर्देश कर रहा हूँ। मैं इसके बाद अभी यहीं पर रुकने वाला हूँ कुछ देर तक, और हमारा यही है कि लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिलें, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिलें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के मदरसों को लेकर दिए बयान पर सीएम धामी ने की प्रतिक्रिया भी सामने आई और सीएम धामी ने मदरसों के सर्वे पर मोहर लगा दी है। सीएम धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं, ऐसे में जांच होना जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मदरसों की जांच के साथ साथ अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे कराए जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने के बाद शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी ऐसी संपत्तियों का सर्वे करने की बात कही जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। साथ ही शादाब शम्स ने सरकार से सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे होने की भी बात कही है। शादाब शम्स के इस बयान की तारीफ भी की जा रही है, लेकिन एक बयान ऐसा भी है जिसको लेकर उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय उनके विरोध में खड़ा है। कि बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत ज़रूरी है।
जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। देखिए बहुत सारी जगह पर उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मदरसों की जांच शुरू होने जा रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसे सही ठहराते हुए जांच को आगे बढ़ाने की बात कही है। न्यूज़ वन इंडिया के विशेष संवाददाता ने राजपुर रोड स्थित मदरसे पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और मदरसे के संचालकों से बातचीत भी की है। संचालकों का कहना है कि व्यवस्था करने के लिए ऐसा हो रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, बशर्ते इसके कोई और मायने ना हो। आपको बताते चले, मदरसे में पूर्व में शिक्षकों का वेतन भी सरकार से आता था, जो कि बहुत दिनों से बंद है। मदरसे के कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया है विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। देखिए। मेरे अपने ख्याल से तो ठीक है, ये बेहतर है। पता भी लगना चाहिए ना कि इनमें क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। वो बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उनकी कैसी कंडीशन है, किस हालत में वो आते हैं, और ये इधर उधर से चंदा कटा करके उनको कैसे खिलाते हैं। अब लोगों की तो नज़रों में मदरसों को ऐसा बदनाम कर दिया गया कि यहाँ उग्रवादी आए हैं, फलाने आ रहे हैं, ढिमके आ रहे हैं, ये पढ़ाया जा रहा है। मगर देखो ना उन बच्चों की हालत अंदर जाके। मैं नमाज़ पढ़ने आता हूँ यहाँ, मैं ONGC से रिटायर हूँ, एज ए स्पोर्ट्स इंटरनेशनल वॉलीबॉल खेला हूँ। अब हम तो खिलाड़ी हैं, हम तो आज़ाद ख्याल के लोग हैं। हमने यहाँ आके देखा तो उन बच्चों की हालत जो देखी। देखिए, अगर जांच सिर्फ मदरसों में तरक्की के नाम पे है या उसमें जो दिक्कत है उसको दूर करने के नाम से है तो ये हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर किसी साजिश के तहत है, सिर्फ मदरसों को बदनाम करने के खातिर है, तो ये फिर सर्वे यानी ये गलत है। अगर तरक्की के नाम पे है, उसके नाम पे है तो ये सही है, हम इसका स्वागत करते हैं। जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये मुख्य सचिव आवास के ठीक सामने मदरसा है। जानकारी ये भी है कि 2014 के बाद से यहाँ किसी शिक्षक की तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। निजी प्रयासों से मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश अच्छी है और प्रयास भी बेहतर है ताकि मदरसों की एक असल रिपोर्ट सरकार को मिल सके और बच्चों की और ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। साथ ही यदि कहीं कोई शिकायत है तो उसकी भी जांच हो सके। दरअसल सरकार एक पारदर्शी व्यवस्था चाहती है मदरसों को लेकर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज जिस प्रकार से कहा है कि समय समय पर जो शिकायतें आती हैं वो दूर होनी चाहिए। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जांच शुरू हो चुकी है। देखना होगा उत्तराखंड में कुल कितने मदरसों की जांच में आखिर क्या तथ्य सामने आते हैं और कब तक ये रिपोर्ट कंप्लीट होती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड के मदरसों का भी सर्वे होगा। उत्तराखंड में इन दिनों मदरसों और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सख्ती बरतने की बात सामने आ रही है। जिन मदरसों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उनकी क्या स्थिति है और इन मदरसों में सरकारी पैसों का किस तरीके से सदुपयोग किया जा रहा है, इसका पूरा ब्यौरा एकत्र किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में 419 मदरसे हैं जिनको मदरसा बोर्ड की ओर से मान्यता दी गई है, जिनमें से हाल ही में 4 मदरसों के मानक नहीं पूरे होने के कारण उनकी मान्यता समाप्त की गई है। मुख्यमंत्री जी के जो स्टेटमेंट है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनकी जांच भी होनी चाहिए और वो भी करनी चाहिए। मैं भी अपने स्तर से लगातार जांच कर रहा हूँ। इसमें जो है अभी मैंने जो जांच किया, अभी मुझे फ़िलहाल कम समय हुआ है यहाँ मदरसे में जो है उप रजिस्ट्रार का चार्ज हुआ, तो मैं अपने स्तर से भी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जो है अभी एक मदरसा जो है निलंबित चल रहा है और 4 मदरसों की जो है मान्यताएं निरस्त कर दी गई। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान करण माहरा ने सीएम धामी को प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर पत्र सौंपा है, जिसमें यूके, SSSC, भर्ती घोटाले, महंगाई और हरिद्वार जहरीली शराब कांड जैसे बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पुलिस पे ग्रेड का विषय है। उसके अलावा भू कानून को लेकर हम लोग ने कई विषयों पर चर्चा की। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसमें हरिद्वार में अभी जो घटित घटना है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई और भी अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उनके विषय में हमने बात की। और उसके अलावा जो भर्ती घोटाला हुआ उसको 2 रूप में देखने की आवश्यकता थी। एक तो जिसमें कानून का पालन नहीं हुआ, जिसमें अधीनस्थ चयन आयोग से लेकर अन्य भर्तियाँ हैं, उसमें कोऑपरेटिव की भर्तियां हैं, उसमें जो हमारा सचिवालय उसकी भर्तियों की बात हुई। उसके अलावा हमने कहा कि विधानसभा की जो भर्तियां हैं वो नैतिकता के आधार पर उनका आंकलन होना चाहिए कि एथिक्स क्या थे और लोगों ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए।
तो बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स पिरान कलियर में मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार होने का बात कहकर उन्होंने सनसनी मचा दी है। तो वहीं शादाब शम्स अब विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इन 6 सालों से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। यदि इस तरह के अवैध कार्य पिरान कलियर में हो रहे हैं तो अब तक सरकार की ओर से कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। अगर वहाँ ड्रग्स फल फूल रहे हैं, वहाँ देह व्यवहार हो रहा है, तो 6 साल से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं से 20 मिनट की दूरी पे एसएसपी का कार्यालय है, वहाँ पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स रहती हुई देश विदेश के सैलानी वहाँ आते हैं। तो आखिर एक्स्ट्रा फोर्स के रहते हुए, पुलिस प्रोटेक्शन के होते हुए, सरकार होते हुए ये सब कैसे फल फूल रहा था। ये आज शादाब शम्स के अध्यक्ष बनने के बाद ये चीज़ें बाहर क्यों आ रही। आज तक इस विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई। जैसे हमारा कुंभ है, उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय का ये एक बड़ा तीर्थ है और इसमें बहुत से अनुयायी देश विदेश से आते हैं। बयान ऐसे आने चाहिए जिससे देश की छवि खराब नहीं हो। आप कार्रवाई कीजिए, दोषियों को पकड़िए, दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कीजिए, उनको सजा दीजिए, लेकिन बयान ऐसे ना दें जिससे देश की छवि देश विदेश में खराब हो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और जांच की जहाँ तक बात है, चाहे वो किसी धर्म से जुड़े हुए ऐसे संस्थान हैं, सभी में अगर कहीं भी कोई गलती हो रही है, कहीं चरस का पीने का काम चल रहा है, कोई दम फूकता है, कोई चरस पीता है, तो उन सभी जगहों की जांच होनी चाहिए। और इन चीज़ों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। UKSSC की जो परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए होनी है, उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि 1 सप्ताह के भीतर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती कैलेंडर जारी करेगा और दिसंबर में परीक्षाएं होंगी। UKSSC ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा का पेपर लीक होने के साथ ही UKSSC से जुड़ी अन्य परीक्षाओं में जो धांधली हुई है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीती कैबिनेट बैठक में UKSSC की जांच परीक्षाएं रद्द कर दी थी। साथ ही फैसला लिया था कि UKSSC की रद्द हुई परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जाएंगी। तो वहीं अब सरकार ने आज जो परीक्षाओं की तारीखों को लेकर भी फैसला लिया है। ऐसे में जो युवा लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये अच्छा अवसर है। पहले ही इस बात को कहा था कि हम जो है किसी भी कीमत पर जो परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे बच्चे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए। उसको लेकर मंत्रिमंडल ने फैसला किया और हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी ने अभी कैलेंडर जारी करने के लिए जो है अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्दी ही कैलेंडर जो है हमारा जारी होने वाला है। 1 सप्ताह में कैलेंडर जारी हो जाएगा उनका लोक सेवा आयोग का, और दिसंबर माह में कुछ परीक्षाएं संपन्न भी हो जाएंगी। अक्टूबर में इन सब की विज्ञप्ति निकल जाएगी। जितनी भी हमारी पोस्टें खाली हैं उन सभी पर हमारा पूरी तरह से ये है कि जल्दी से जल्दी वो परीक्षाएं संपन्न हो। सशक्त उत्तराखंड 2025 की थीम पर सरकार के मंत्रियों और अफसरों का मंथन, जहां शिविर रामनगर में होगा। 29 सितंबर से 3 दिवसीय इस शिविर में विभिन्न विभागों के करीब 100 से अधिक अधिकारी शामिल होंगे। इसमें नीति आयोग के CEO समेत अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी व्याख्यान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंथन शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की विकास की प्राथमिकताओं को तय करना है। 25 साल पूरा होगा जब हमारे राज्य का, उस समय तक हम हर क्षेत्र में अपनी एक आदर्श स्थिति में हों, एक अच्छी स्थिति में हों। उसको लेकर एक 3 दिन का हम लोग मंथन करेंगे। 3 दिन तक लगातार हमारे सारे मंत्रीगण हैं, हमारे अधिकारी लोग हैं, शासन के अधिकारी हैं, कुछ लोग उसमें प्रेजेंटेशन भी करने वाले हैं। कैसे हमारे राज्य की आय बढ़ सकती है, कैसे हम और अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कैसे अच्छी डिलीवरी हो सकती है, क्या कार्यप्रणाली होनी चाहिए। कुछ दूसरे राज्यों के मॉडल हैं, उन राज्यों को भी हम अपने यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं। उन सभी विषयों पर एक व्यापक चर्चा 3 दिनों की वहाँ पर होगी। स्मार्ट सिटी के कार्यों में लेट लतीफी और निम्न गुणवत्ता का कार्य होने पर सरकार ने एक और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कार्यकारी संस्था विजय एंड रूफ को हाई पावर कमेटी के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन पर हटाने का निर्णय लिया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आउटफॉल एंड इंटीग्रेटेड सीवरेज एंड ड्रेनेज योजना के कार्य के लिए नामित संस्था ब्रिज एंड रूफ के कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए।
इस संबंध में पूर्व में कई बार बैठक लेकर नामित संस्था को निर्देश भी दिए गए थे। सीवरेज और ड्रेनेज का कार्य के लिए अब पेयजल एवं सिंचाई विभाग को नामित किया गया है, जबकि स्मार्ट रोड परियोजना में पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था के लिए नामित किया है। स्मार्ट सिटी को लेकर आप सब लोगों के द्वारा और आम जनता के द्वारा लगातार आ रहा है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए वह कंपनी लंबे समय से काम कर रही थी, काफ़ी लंबे समय से। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले से उस संस्था का चयन हुआ था, इसलिए हमने तय किया है कि अब जो काम पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ जल निगम के लोग करेंगे और कुछ जो ड्रेनेज से संबंधित है वो सिंचाई विभाग के लोग काम करेंगे। जल्दी ही सबका उत्तरदायित्व फिक्स होने वाला है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना और पूर्व सैनिकों के एएसएम के कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अभी तक इन दोनों टास्क फोर्स की कंपनियों ने करीब 1600 हेक्टेयर बंजर क्षेत्र को जंगल में तब्दील कर दिया है। लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा चुके हैं और बंजर हो रहे पहाड़ फिर से हरे भरे हो चुके हैं। चंपावत के लापता एसडीएम अनिल चन्याल का 44 घंटे बाद पता चल गया है। चन्याल ने चंपावत के डीएम से फोन पर बात की। एसडीएम अनिल चन्याल ने जल्द लौट आने की बात कही है। हालांकि डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी से फोन पर हुई बात में एसडीएम सदर अनिल चन्याल ने अपनी लोकेशन का खुलासा नहीं किया है। पता चला कि एसडीएम साहब किसी कारणवश नहीं है, तो कोई अन्यथा कोई दुर्घटना ना हुई हो, इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रशासन और पुलिस एक्टिवेट हुए ताकि उनके मतलब कुशलता के लिए, ताकि अगर कहीं ट्रैक पे गए हो ऐसा कुछ हो और वो नहीं आएंगे तो उनके फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो फिर आज सुबह टीम से उनकी वार्ता हुई और उसके बाद मुझसे और पुलिस से भी सबसे उनकी वार्ता हुई, तो वो स्वस्थ हैं और ये अच्छी खबर है हमारे लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, शासन के लिए। और दूसरा वो लौट रहे हैं और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण के कारण उनको तत्काल जाना पड़ा और जब वो लौटेंगे तो हम उनसे एक बार डिटेल में 1-to-1 बात करेंगे और तब आपको ज़्यादा जानकारियाँ मिल पाएंगी। जब पता उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में NH 87 कलेक्ट्रेट के पास सरिया से लदा एक ट्रॉलर ट्रक से जा टकराया। हादसे में ट्रॉलर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और केबिन में फंस गया। हादसे के बाद हाईवे जाम हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के सहयोग से करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जिसके बाद पुलिस ने ये जाम खुलवाया। हाँ, ये एक एक्सीडेंट हुआ है। सरिये से भरा हुआ एक ट्रक है और एक दूसरा ट्रक है, ये आगे पीछे से इसको टकराया है और ड्राइवर इसमें फंस गया था। हमारे यातायात पुलिस और जो हमारे चौकी की पुलिस है और जो स्थानीय ड्राइवर हैं, इन्होंने तत्काल इसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और अभी इसकी हालत तो ठीक है, कोई ऐसी ज़ाहिरा चोट नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इसको तत्काल प्राइमरी इसको उपचार हेतु इसको अस्पताल भिजवाया। हाँ, ये एक एक्सीडेंट हुआ है। सरिये से भरा हुआ एक उत्तराखंड में पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी स्किन डिसीज को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पशुपालन मंत्री ने उत्तराखंड में फैल रही लंपी वायरस पर पशुपालन विभाग द्वारा किए जा रहे पशुओं के वैक्सीनेशन के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और लंपी रोग की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पशुपालन मंत्री ने वेटनरी फार्मासिस्ट संघ से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का भी भरोसा दिलाया। आज हमारे विधानसभा कक्ष में हमने 2-3 मीटिंगें करी हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री विभाग के रिलेटेड। एक तो लंपी स्किन डिजीज़ जो उत्तराखंड में फैल रही है, ये हमारी चौथी समीक्षा बैठक थी जिसमें कि क्या वैक्सीन की स्थिति है, कितनी वैक्सीन उत्तराखंड सरकार के पास आ गई हैं, कितनी हमने दे दी हैं और कितनी वैक्सीन लग चुकी है, उस पर चर्चा करी थी। लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो उत्तराखंड में 2 जिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस वक्त कर रही है, एक हरिद्वार और एक देहरादून, और लगातार हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं वो उस डिजीज़ को कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लगभग 8.5 लाख डोज हमारे पास अवेलेबल है और हमने हर ज़िले में वो डोज देना शुरू कर दी हैं। आज हमारे विधानसभा कक्ष में हमने 2-3
देहरादून में जहां डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं बच्चों पर संक्रामक बीमारी HFMD ने हमला बोल दिया है। इस बीमारी में बच्चों को बुखार और शरीर दर्द के साथ हाथ, मुंह, पैरों में दाने, छाले और फफोले पड़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना इस तरीके के मरीज आ रहे हैं। इस बीमारी को हैंड, फुट, माउथ डिसीज नाम दिया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर वाई रिजवी ने बताया है कि अगर किसी बच्चे को ये लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और स्कूल या ट्यूशन आदि जगह ना भेजें ताकि दूसरे बच्चों में यह बीमारी ना फैले। इसके साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरल पदार्थ, फल का सेवन करने और बार बार हाथ धोएं और मास्क लगाकर रखने की सलाह दी गई है। हालांकि बड़े लोगों में इसके फैलने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन ये बीमारी का संक्रमण एक बच्चे से 10 बच्चे तक फैल सकता है। एक नई डिजीज़ है, एक नई बीमारी आई। ये सारी डिजीज़ जो होती हैं ये वायरल डिजीज़ होती हैं, है ना, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं म्यूटेट करते हैं और इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डॉक्टरों में भी थोड़ी सी संशय है कि इसका उपचार कैसे हो। लेकिन जो बेसिक मैनेजमेंट होता है वो हमारे स्तर पे भी हो सकता है। इसके बारे में जितने भी प्रयास हैं वो अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे हैं। तो इस समय सिर्फ हमारा यही प्रयास होता है कि बच्चों को स्टेबलाइज़ करना और उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट देना। इसके बारे में जैसे जैसे और जानकारी आएगी हम अपने डॉक्टर्स को जागरूक करते जाएंगे और जनता को भी जागरूक करेंगे। रुड़की के बंगलौर क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक लीची का बगीचा बिना अनुमति काटे जा रहा था, तो जिसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग के वन दरोगा को मिली, जिसके बाद मौके पर जाकर उस बगीचे को तो कटने से रोक दिया, लेकिन जितने पेड़ उस बगीचे से काटे गए थे उन पेड़ों के आधार पर रुड़की रेंज में तैनात वन क्षेत्राधिकारी विनय कुमार राठी और एक वन दरोगा अमित त्यागी पर पीड़ित किसान को डरा धमकाकर 3 लाख रुपए लेने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने अपने आरोप को साबित करने के लिए CCTV का फुटेज भी दिया है, जिसमें आरोपी रुपए से भरा बैग लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। तो वही पूरे मामले में SDO वन विभाग संदीप शर्मा जांच की बात कह रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी रुड़की और वहाँ के जो एक दरोगा हैं अमित त्यागी जी, उनके खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है, जिसकी जांच जो है SDO रुड़की द्वारा की जाएगी और उसके उपरांत ही इस विषय में कुछ आगे जो है प्रगति जो हुई है उसके बारे में कहा जाएगा। देखिए, इसमें इन्होंने कुछ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जो अब जिसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। वो जांच के उपरांत ही उसके बारे में कुछ कहा जाएगा कि वास्तव में क्या है। अमित त्यागी जी हैं वन दरोगा, उनका फ़ोन आया कि आपको वन क्षेत्राधिकारी रुड़की से मिलना है। कि ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे वहाँ एक तरह से बंधक बनाकर बयान लिखवाए कि किस किस तरह से मैंने पेड़ काटे। उन्होंने ज़बरदस्ती की ठेकेदार का नाम बताइए। मैं ये ठेकेदार कोई है ही नहीं, मैं तो खुद कटा रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने मुझे जेल भेजने का डर दिखाया। 3 लाख रुपए इकट्ठा करके वो मैंने दिया है, जो कि मेरे दुकान से लगभग 9 बजे के बाद में 12 तारीख को ही अमित त्यागी जी लेकर गए हैं। उसकी वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो पेनल्टी मेरे से गलती हुई है, जो पेनल्टी है वो मुझे बताइए, मैं भरूंगा। और अगर इसमें कोई कानूनी कार्रवाई है, मुझे जेल जाना है, तो मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। अमित त्यागी जी हैं। उधम सिंह नगर के रहने वाले इमरान और उसके परिजनों ने अगर ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो आज शायद इमरान और उसका 4 साल का भांजा जिंदा होता। इमरान अपनी बाइक पर बहन और 3 बच्चों को लेकर जा रहा था कि तभी रुद्रपुर हाईवे पर बाइक एक कार से टकरा गई, जिसमें मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। यह पूरी दुर्घटना CCTV में कैद हो गई। देखिए, कल एक व्यक्ति जो है अपनी सिस्टर को उसके 3 बच्चों के साथ छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था। रात को करीब 8:30 बजे के लगभग कहीं बाजपुर की तिराई पर वो किसी वाहन से टकरा गया और जो उसमें मामा और भांजे की जो है उसमें डेथ हो गई। वो तिराहा है, वहाँ पर जो है मैंने इस संबंध में NH को भी बता दिया है कि उनमें वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक की लाइट और जो है एक चेतावनी बोर्ड ऐसे तिराहों पर हर जगह पर जो है लग जाएं, जिससे दुर्घटनाएं बच जाएंगी। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि 2 पहिया वाहन में जो है 2
से अधिक सवारी को न ढोएं और न बैठें उसमें, जो खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सकती है उसमें। देखिए कल और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।